आइए आज हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट कब कॉन्स्टिट्यूट होता है, जब चार्जेस मोशन में होते हैं या जब चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो। तो करंट की अगर हमें मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम तक फ्लो हुआ उससे हमारी जो है वो करंट की मैग्नीट्यूड या करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। कहने का मतलब तो जो करंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरा टाइम। तो कितने टाइम तक कितना चार्ज फ्लो होगा वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। और आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिख रही होगी कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब चार्ज न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ये करंट की डेफिनेशन हो गई। अब जब करंट की डेफिनेशन है, उसी करंट की डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला भी ऑब्टेन होता है। तो करंट के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो करंट को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, और मैथमेटिकल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में करंट को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आई से, चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल क्यू से, और टाइम हमारा हो गया टी। तो इस तरीके से ये क्या है, फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक करंट का। अब वो फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हुआ, अब हमने करंट की एसआई यूनिट देखनी है। तो जो करंट की एसआई यूनिट है वो हम क्या लेते हैं, एम्पियर। और ये जो यूनिट एम्पियर ली गई है तो ये एक साइंटिस्ट के नाम से ली गई है, और वो साइंटिस्ट कौन थे, तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एंड्री, ठीक है, मैरी एम्पियर। तो इनके नाम से जो है करंट की एसआई यूनिट रखी गई है। अब करंट की एसआई यूनिट हम एम्पियर लिख सकते हैं, पर हम साथ ही साथ वो एम्पियर की जगह एक और यूनिट भी लिख सकते हैं, और वो यूनिट कहाँ से आएगा, फॉर्मूले से। तो हम एक काम करते हैं, जो करंट की यूनिट है एम्पियर उसे डिफाइन करते हैं, और जब हम डिफाइन कर लेंगे तो हमें करंट की एक दूसरी यूनिट भी मिल जाएगी जो एम्पियर की जगह हम लिख सकते हैं। तो आइए मैंने क्वेश्चन एक के फॉर्म में लिख दिया है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर अगर हमें डिफाइन करना है तो फॉर्मूले में अगर आप देखो तो न्यूमरेटर में है चार्ज और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम। तो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगी, ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगी कितने टाइम तक, 1 सेकेंड तक, तो ऑटोमेटिक हमारा जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो देख लीजिए मैंने डिफाइन कर दिया है। तो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो इस तरीके से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। तो देख लीजिए हमने 1 एम्पियर को किसके इक्वल लिखा है, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, और मैथमेटिकल फॉर्म में 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और फाइनली 1 एम्पियर कितना आ गया, तो 1 एम्पियर जो आ गया वो 1 कूलम पर सेकेंड। तो मैंने कहा था हम करंट की यूनिट जो है एसआई यूनिट हम एम्पियर भी ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर कूलम पर सेकेंड लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये किसकी यूनिट है, तो करंट की ही है, तो कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया। अब करंट की जो है क्वांटिटी ये कैसी है, तो करंट जो है हमारे लिए कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। करंट हमारा कैसी क्वांटिटी आती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी और भी यूनिट्स होती हैं। जैसे हमें पता है लेंथ है तो हम एसआई यूनिट मीटर लेते हैं, पर बाकी यूनिट्स भी तो है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सेम वैसे ही अगर हम कहीं पे करंट की मेज़रमेंट कर रहे हैं और करंट की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है तो फिर हम स्मॉलर यूनिट ले लेते हैं। तो करंट की जो स्मॉलर यूनिट आपको दिखेंगे तो एक तो आपको मिली एम्पियर दिखाई देगा, और मिली एम्पियर जब भी होगी कहीं पे भी होगी तो मिली की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, 10⁻³ ठीक है, तो मिली एम्पियर कितना, 10⁻³ है। तो इस तरीके से ये मिली एम्पियर हो गए। और दूसरी एक यूनिट आती है वो कौन सी है, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁶। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो और यूनिट्स हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर या कूलम पर सेकेंड है।
अब आइए एक इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ लेते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट की बात हमने करनी है वो कौन है, तो एमीटर। तो एमीटर की अगर हम बात करें तो एमीटर वैसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा था स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, तो उनमें से भी हम कुछ मेज़र करते थे। सेम वैसे ही एमीटर से हमने किसकी मेज़रमेंट करनी है, करंट की। तो एमीटर को हम डिफाइन क्या करेंगे, तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है, एमीटर। अब जो एमीटर हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या होता है, लो रेजिस्टेंस रखनी पड़ती है। ठीक है, जो एमीटर हम यूज़ करते हैं तो उसकी खुद की रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, कम। अब ये रेजिस्टेंस वर्ड जो है ये हमने चैप्टर में आगे पढ़ना है, ओम्स लॉ में हमारा ये कंसेप्ट आएगा। आप इंग्लिश के वर्ड रेजिस्टेंस से मीनिंग समझ लीजिए, सेम मीनिंग यहाँ पे भी वही मीनिंग अप्लाई होगी। तो रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से अपोज करना। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस वर्ड है वो क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस वैसी वाली प्रॉपर्टी है जिसने फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना है। अब मान लीजिए अगर एमीटर की खुद की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती, ठीक है, एमीटर की खुद की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती, तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाला करंट इस एमीटर में से पास होता, तो एमीटर में तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसने क्या करना है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट को अपोज कर देना है। तो इस हिसाब से एक्चुअल में करंट कुछ और आ रही थी, पर एमीटर के खुद के रेजिस्टेंस के कारण कुछ अमाउंट ऑफ करंट अपोज हो गई और अब एमीटर बचे हुए करंट की रीडिंग देगा और एक तरीके से जो करंट की रीडिंग है उसमें एरर आ जाएगी। समझ रहे आप कि थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ करंट खुद एमीटर ने अपोज कर दिया और रीडिंग जो है वो गलत इंडिकेट करेगा। तो कोशिश यही होती है कि एमीटर की रेजिस्टेंस जितनी कम से कम रख सके उतना वो बेस्ट एमीटर है, क्योंकि फिर करंट के रीडिंग में एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो याद रखिएगा एमीटर में रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, कम लेते हैं। अब एमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कैसे करें, तो इसे जो है हमेशा, ठीक है, इसे जो है हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में। तो सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन हमने ये भी आगे पढ़ना है। यहाँ फिलहाल आप सीरीज़ का मीनिंग समझ लीजिए कि 4 स्टूडेंट्स थे और पहले स्टूडेंट ने अपने राइट हैंड से दूसरे स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया, तो दूसरे स्टूडेंट ने अपने राइट हैंड से तीसरे स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया और तीसरे स्टूडेंट ने अपने राइट हैंड से फोर्थ स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया। अब ये चारों आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये जो कनेक्शन हुआ है ये सीरीज़ कनेक्शन है। ठीक है, ये जो कनेक्ट हुआ है ये सीरीज़ में, मतलब पहला जहाँ एंड होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा, दूसरा जहाँ एंड होगा वहीं से थर्ड वन स्टार्ट हो जाएगा। तो सीरीज़ में ही आपको कनेक्ट करना, ठीक है, तभी सही रीडिंग आती है। याद रखिएगा, मान लीजिए आप कनेक्ट करने के लिए एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, रीडिंग तब भी देगा पर एरर, बहुत ज़्यादा एरर, ट्रू वैल्यू वो इंडिकेट या मेज़र कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो आंसर आपको पता है, एमीटर है। एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब आइए, हमने करंट का की डेफिनेशन, फॉर्मूला, उसकी यूनिट हमने देख ली। अब एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो हमें यहाँ पे करंट गिवन है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, बल्ब की फिलामेंट है, कॉइल है, तो उसमें से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितने टाइम तक, 10 मिनट तक। हमें कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम क्या गिवन है हम वहाँ पे ये लिख लेंगे और फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है फिर हम वो देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में एक तो हमें करंट गिवन है, करंट हमारा कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर, और साथ ही साथ हमें क्या गिवन है, टाइम। तो टाइम हमारा जो है वो कितना है,
तो टाइम हमें जो दे रखा है 10 मिनट। अब टाइम हमें मिनट में दिया है, पर हमें तो पता है कि जो टाइम की एसआई यूनिट होती है, ठीक है, टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो तो सेकंड होती है। तो यहाँ इस मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो हमने यहाँ पे 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, तो फाइंड आउट करना है हमें चार्ज। तो इस तरीके से मैंने गिवन और जो हमें फाइंड करना है वो लिख दिया। अब फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला लगेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में क्या होता है, टाइम। अब हमें यहाँ पे निकालना तो क्या है, चार्ज। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q इक्वल टू फॉर्मूला बना लेंगे। तो I है हमारा Q/T, तो Q हो जाएगा I करंट, ठीक है, करंट, और इनटू में क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। तो I इंटू में क्या आ जाएगा, T। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख देनी है। I हमारा कितना है, 0.5 एम्पियर, और टाइम हमारा जो है कितना है, 600 सेकेंड। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, तो एक डेसिमल है एक प्लेस के बाद और एक जीरो की कहानी ख़त्म। 60 इंटू हम क्या कर देंगे, 5, 6 5 का कितना होता है, 30, और आंसर जो आ जाएगा वो 300 कूलम, ठीक है। चार्ज निकाला है तो ऐसा यूनिट हमने क्या लिखनी है, कूलम लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल इसके करंट के ऊपर बेस्ड देख लिया। अब यहाँ जो है हमने जो है आगे का टॉपिक देख लेते हैं। तो जो हमारे आगे का टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें तो वो अब हमने यहाँ पे कौन सा देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको कहा था 3 नाम इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ होंगे, एक तो करंट, एक पोटेंशियल डिफरेंस, और थर्ड जो है वो रेजिस्टेंस। तो आइए जो है अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो पोटेंशियल जो कंसेप्ट है, ठीक है, आप इसे थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर मान लीजिए मैं आपको कोई एक बॉक्स को, ठीक है, कोई थोड़ा सा हैवी बॉक्स है, और मैंने आपको कहा कि आप इस बॉक्स को अपने घर से लेके अपने फ्रेंड के घर जाके छोड़ आइए। तो अब क्या होगा, आप उस बॉक्स को उठाएंगे और अपने घर से ले जाके उस बॉक्स को अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आएंगे। तो आपने क्या किया, तो आपने क्या किया, वर्क डन, ठीक है, आपने क्या किया है, वर्क डन। तो यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ क्या कंसेप्ट होता है, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बॉक्स ले जाइए आप, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चार्ज लेके जाते हैं। तो चार्ज को भी अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा चार्ज को फ्लो करवाने में होगा। अब पोटेंशियल होते किसके हैं, तो पोटेंशियल होते हैं पॉइंट्स के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं तो ये होते किसके हैं, किसकी पोटेंशियल होती है, तो किसी एक पॉइंट की होती है। अब पोटेंशियल जो है, अब इसकी आप डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा कि पोटेंशियल हम किसका फाइंड आउट करते हैं, तो किसी एक पॉइंट का। तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट का हमने क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो किसी एक पॉइंट का अगर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन किया वो उसका पोटेंशियल इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब आप ये इन्फिनिटी वर्ड कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप समझिए, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, ये एक पॉइंट है, अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो आ कहाँ से रही है, तो अगर हम इनिशियली बात करें तो वो आ रही है पावर प्लांट से, ठीक है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, सबका काम एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना या प्रोड्यूस करना। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज,
तो दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैं चार्ज बोलूँ या इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ, मतलब चार्ज ही आ रहा है, करंट ही आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी ही आ रही है। तो जो पावर प्लांट्स है वहाँ पे जो है चार्ज प्रोड्यूस किया गया और उस चार्ज को फ्लो करते करते हमारे घर तक पहुँचाया जाता है। तो वो जो पावर प्लांट है, अब हमें नहीं पता वो पावर प्लांट कहाँ है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज, तो उसके लिए ही वर्ड क्या यूज़ हुआ है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी तो हमें नहीं पता, हम तो घर पे बैठे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से ये चार्ज आ रही है, इसलिए उस पॉइंट को जहाँ से ये चार्ज की सप्लाई हो रही है उसे हमने नाम दे दिया इन्फिनिटी। अब आप घर पे बैठ के इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज जो है उसे यूज़ कर रहा है, तो इन्फिनिटी बोला मैंने, मतलब वही वो जो पावर प्लांट है, तो वहाँ से उस चार्ज को आपके घर तक लाने में भी वर्क डन हुआ होगा। तो कितना चार्ज लाने में कितना वर्क डन हुआ, कितने चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, वही आपके घर का पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल किसी पॉइंट का आता है। और अभी मैंने कहा आप अपने घर पे बैठे और उसे एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो सिंपल वे में कहूँ तो पोटेंशियल जो है वो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी एक पॉइंट में कहाँ से लाने में, इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन करते हैं, वो पोटेंशियल होता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे सर आपने कुछ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है, तो देखो जी, अगर आप मार्केट में भी जाते हो और आलू प्याज अगर आप ख़रीदने जाते हो तो वो जो रेट बताते हैं वो क्या है, पर केजी का रेट बताते हैं कि हाँ भाई 20 रुपये किलो है। ठीक है, अब वो ऐसे तो नहीं कहते कि आप 1 ही किलो लोगे, उन्होंने बस कह दिया कि 20 रुपये किलो है, तो आप चाहे 2 किलो लो, 4 किलो लो, 10 किलो लो। सेम वैसे ही डेफिनेशन में हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला है, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला है कि हाँ भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ कि प्लस का, ठीक है समझ रहे हो आप, प्लस का 1 कूलम हम चार्ज लेके आ रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया। लाने के लिए आप 15 कूलम चार्ज ले आओ, प्लस का लाओ, माइनस का लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो डेफिनेशन बनाई गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का, तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पे लाने में जितना भी क्या किया हमने, वर्क डन। और मान लीजिए कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे हम अगर चार्ज को ले गए तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, और अगर इन्फिनिटी से हम बी पॉइंट पे लेके जाए चार्ज को तो बी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। जेड पॉइंट पे लेके जाइए तो जेड पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो हर एक पॉइंट का अपना अलग अलग क्या होता है, पोटेंशियल। इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा समझा दिया क्योंकि मुझे पता था ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टूडेंट्स को, इसलिए। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 प्लस का 1 कूलम की बात बताई है, और पोटेंशियल हमेशा किसका होता है, तो पॉइंट का होता है। ठीक है, अब इसके जो डेफिनेशन है इससे इसका फॉर्मूला भी है, तो देख लीजिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए तो पोटेंशियल को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को हमने W से रिप्रेजेंट किया, और चार्ज को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, Q से। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल की क्या आ गई, फॉर्मूला। अब जो है फॉर्मूला हमने देख लिया, अब इसकी SI यूनिट। तो SI यूनिट जो है वो आपका जाना पहचाना नाम है वोल्ट। ठीक है, कई बॉलीवुड सॉन्ग में भी ये वोल्ट वर्ड आपने सुना होगा। तो इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। तो इसके यूनिट को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, मतलब क्वांटिटी जो पोटेंशियल है वो भी कैपिटल V से रिप्रेजेंट की जाती है, और उसकी जो यूनिट वोल्ट है उसको भी हम कैपिटल V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने ये पोटेंशियल कैसा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आ गया। अब हमने यहाँ पे जो है क्या करना है, तो पोटेंशियल हमने समझ लिया, करंट हमारा जो है वो पहले ही हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पे देखना है तो इसी पोटेंशियल को किस फॉर्म में देखना है, डिफरेंस के फॉर्म में। ठीक है, इसी पोटेंशियल को हमने अब डिफरेंस के फॉर्म में देखना है। अब आप कहोगे ये पोटेंशियल तो चलो हमने समझ लिया, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपल सा है। 2 फ्रेंड्स हैं, पहले फ्रेंड का मास 60 kg है, ठीक है, वो उसका मास है,
दूसरे फ्रेंड का मास 55 केजी है, वो उसका मास है। पर अगर मैं कहूँ दोनों का मास का डिफरेंस निकालो, तो दोनों के मास का डिफरेंस, उसे हम मास डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों के मास का डिफरेंस तो हम मास डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, या ज़्यादा अच्छा जो एग्जांपल लगेगा, तो मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और एक का मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का अपना अपना क्या है, टेम्परेचर। अब मैंने कहा टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए, तो क्या करोगे, दोनों का जो टेम्परेचर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा और जो आंसर आएगा वही टेम्परेचर डिफरेंस है। और जैसे मैंने मास का केस समझाया, तो दोनों के मासेस का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो मास डिफरेंस है। आइए अब पोटेंशियल डिफरेंस पे, हमें दो पॉइंट्स पता होंगी, ए और बी। ए पॉइंट का अपना पोटेंशियल, बी पॉइंट का अपना पोटेंशियल। अब हमने कहा भाई हम चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, अब हम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाएंगे या बी पॉइंट से ए पे ले जाएंगे। ठीक है, अब इन्फिनिटी का रोल खत्म, चार्ज को ए पॉइंट से बी पे या बी से ए पे ला रहे हैं। तो अब दोनों पॉइंट्स के अपने अपने क्या है, पोटेंशियल। तो जब उन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करवाओगे, फ्लो करवाओगे, तो वहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में अगर आपको पोटेंशियल्स की दो अलग अलग वैल्यू दिखेंगी और आपको यूज़ करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई वो दो पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन करके एक वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। पहले आइए आप डेफिनेशन देखिए। तो सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। पर जैसे कि मैंने आपको समझाया कि पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी तो हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि चार्ज फ्लो करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आइए डेफिनेशन देखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between two points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from कहाँ से कहाँ, one point to another। जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो किसी दो पॉइंट्स के बीच का निकालोगे, तो उसमें इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं होता है। या इससे आप थोड़ी डेफिनेशन को और इजी करना चाहते हो, तो आपने जो पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है क्या थी, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन तो ये थी। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होगी वो देख लीजिए। तो हम बोलेंगे क्या होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो वन पॉइंट टू अनदर। तो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन चेंज नहीं कर देनी है, ये तो मैं आपको वीडियो से समझा रहा हूँ। तो मैंने बताया अगर हम इसी डेफिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ पे चेंज क्या करेंगे, तो इन्फिनिटी हटा देंगे और कहेंगे कि एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ आपको यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ वाले चेंज में कहीं आप वहीं पे भी चेंज कर दें तो उस हिसाब से फिर आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो वही था क्या, फ्रॉम क्या था यहाँ पे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं है। वहाँ कहाँ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में है। तो जो चेंज आया या जो मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी है, आप इसे कह सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पे क्या की है, तो दूसरी डेफिनेशन लिख दिया है। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो पोटेंशियल की डेफिनेशन से ही मिलती जुलती है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू और पॉइंट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अब लिख दिया मैंने पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप बोलेंगे इसका फॉर्मूला, तो मैंने अभी तो कहा कि
अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग दिया होगा तो आप पहले उन दोनों के पोटेंशियल का क्या निकाल दोगे, डिफरेंस, और फिर फाइनली तो आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब फॉर्मूला सेम है, किसका किसका, पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का, अलग नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। और यहाँ अगर आपको मैं समझाने के लिए लिखूँ तो हमें कहा गया यार पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स का, और अगर न्यूमेरिकल में हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, अगर न्यूमेरिकल में हमें दो वैल्यूज़ गिवन है तो पहले मैं लिख लूँगा वी बी, ठीक है, आप इसे समझ लें, वी बी, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वी ए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस में वी ए, ठीक है। तो वी बी माइनस में वी ए लिख देंगे, और जो है वर्क डन तो क्या आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा क्या, डब्लू, ठीक है। तो वर्क डन हमने जो है वो डब्लू ही लिखना है, और इक्वल टू मैंने क्या लिखा, वर्क डन अपॉन में क्या था हमारा चार्ज, ठीक है। तो आपको ऐसे दिख गया। अब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ अगर न्यूमेरिकल में दो पोटेंशियल्स की वैल्यू होगी तो एक वी ए हो जाएगा, एक वी बी हो जाएगी, जो ग्रेटर वैल्यू है वो वी बी ले लेना, जो स्मॉलर वैल्यू है वो वी ए ले लेना, उनका सब्ट्रैक्शन कर लेना, फाइनली तो आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, तो वो क्या बन जाएगा, वी, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब इसकी यूनिट तो है तो पोटेंशियल ही, तो यूनिट तो सेम होगी, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, 1 वोल्ट, या एसआई यूनिट जो है इसकी भी क्या है, वोल्ट ही है, ठीक है। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो एसआई यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गया। और किसके नाम पे रखा है तो देख लीजिए, आपको एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, क्या नाम था, एलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है। तो एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पे ये वोल्ट रख दिया। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का भी कंसेप्ट। अब जो है हमने यहाँ पे जैसे हमने 1 एम्पियर डिफाइन किया वैसे ही हमने यहाँ पे 1 वोल्ट भी डिफाइन करना है। तो यहाँ अब हम क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ हमने क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेना है क्या, तो क्या कर लेंगे, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। तो हमने क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट कैसे आएगा, फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूले में क्या है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो अगर 1 कूलम चार्ज को आप फ्लो करवाते हो किसी दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को अगर आप फ्लो करवाते हो किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो जितना भी, और वर्क डन कितना करोगे आप, 1 कूलम, ठीक है। अगर 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में वर्क डन हमने कितना किया, 1, ठीक है, 1 जूल। तो अगर हमने वर्क डन जो है वो 1 जूल किया, चार्ज कितना फ्लो करा है, 1 कूलम, तो ऑटोमेटिक ही जो वहाँ पे पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो 1 वोल्ट हो जाएगी। तो देख लीजिए, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो अगर हमने 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराया और उसको फ्लो करने के लिए वर्क डन कितना किया, 1 जूल, तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, फॉर्मूले से मैंने यहाँ लिख दिया कि 1 वोल्ट कितना हो गया, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। तो इसकी जो एसआई यूनिट वोल्ट है, या फिर उस वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, याद रखिए, या तो वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। अब यहाँ पे भी जो है हमने एक इंस्ट्रूमेंट देखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो एक इंस्ट्रूमेंट देखना है तो वो कौन सा, वोल्ट मीटर। तो करंट मेज़र करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, एमीटर। तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक पॉइंट का नहीं आता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी दो पॉइंट्स के बीच का मेज़र करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब अब आप समझ लीजिए, दो दोस्त हैं और दोनों दोस्तों ने क्या किया, तो पहले दोस्त ने अपने राइट हैंड से
दूसरे दोस्त का लेफ्ट हैंड पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड से दूसरे दोस्त का राइट हैंड पकड़ लिया। मतलब अब आप समझ लीजिए दो दोस्त आमने सामने खड़े हो गए और हाथ दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए सीधे सीधे। तो वो कनेक्शन कैसा है? पैरेलल कनेक्शन। क्यों हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किनका निकालते हैं? बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ज़रूरी है कि वोल्ट मीटर जो है उन दोनों पॉइंट से कनेक्ट हो, इसलिए इसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और इसमें रेजिस्टेंस कैसी रखी जाएगी? तो इसमें रेजिस्टेंस जो है वो हाई रखी जाती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि करंट की वैल्यू कुछ चेंज हो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि करंट की वैल्यू कुछ चेंज हो और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाए। समझ रहे हो आप कि करंट मान लीजिए ज़्यादा फ्लो हो गया या कम फ्लो हो गया, तो करंट पे डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो जाएगी, तो वोल्ट मीटर के रीडिंग में एरर आ जाएगा। तो इसलिए जानबूझ के पोटेंशियल की क्या रखते हैं? हाई रेजिस्टेंस, ताकि करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग में कोई चेंज ना आए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग एक्यूरेट आए, उसमें कोई एरर ना आए। ठीक है, अब एक चीज़ रह गया था, तो जो एमीटर हमने पढ़ा था, तो एमीटर की अगर हम बात करें तो हमने कहा यार उसमें रेजिस्टेंस हम क्या लेते हैं? कम लेते हैं। ठीक है, पर अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ दे कि आइडियल एमीटर है, ठीक है, कैसा एमीटर है? आइडियल एमीटर है, अब आप उसका रेजिस्टेंस बताइए, तो क्या होता है? कोई सा भी आइडियल एमीटर होगा, कोई सा भी आइडियल एमीटर होगा, तो वो उसमें रेजिस्टेंस 0 होगी। तो एन आइडियल एमीटर हैज़, ठीक है, एन आइडियल एमीटर हैज़ 0 रेजिस्टेंस। और एक्चुअल में कोई सा भी एमीटर आइडियल है ही नहीं। वो तो एजम्पशन है कि एक हम कि अगर होता आइडियल एमीटर तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता, ताकि रीडिंग में बिल्कुल भी एरर ना आए। ठीक है, तो 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और सेम वैसे ही अगर मैं कहूँ आइडियल वोल्ट मीटर होता, तो आइडियल वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस कितना लेंगे? तो हम कह ही रहे हैं कि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई लेते हैं। पर अगर आइडियल होगा तो आइडियल जो वोल्ट मीटर होगा क्या होगा? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। तो एन आइडियल क्या हो गया? वोल्ट मीटर हैज़ क्या? इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेंगे, ताकि जो है बिल्कुल भी करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग में कोई चेंज ना आए। तो 1 मार्क्स में आप ये जानिएगा। और सेम वैसे ही आइडियल वोल्ट मीटर भी हमारे पास नहीं है, बस ये एक कंसेप्ट है कि हाँ, अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होती? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम